नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ। हम पढ़ रहे थे अपने बैच 2024-25, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर ली थी। प्रश्नावली 3.2 की जो प्रतिस्थापन विधि है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो हमने प्राप्त कर ली थी। इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 3.2 के जो सवाल है जिसके अंदर हम प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करना है वो पढ़ने वाले हैं। तो अब तक अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। और अगर आपको क्लास से संबंधित कोई नोट्स वगैरह चाहिए, कोई PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ जाकर उस लिंक की सहायता से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और उससे संबंधित सवाल। अपने पास है प्रश्नावली 3.2 और उसका पहला सवाल, जिसके अंदर हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। पहला सवाल है कि x + y = 14 और x - y = 4। हम क्या करते हैं, जब भी अपने पास रैखिक समीकरण युग्म होता है तो उसमें से एक समीकरण को हम क्या मान लेते हैं, सरल मानते हैं, और वहां से हम एक चर का मान निकाल देते हैं। और एक चर का हमने जो मान निकाला है वो दूसरे चर के पद के रूप में होगा और उस चर का मान हम उस समीकरण के अंदर रखेंगे जिसको हमने नहीं बदला है, मतलब जो अपने कठिन माना है उसके अंदर उस मान को रख देंगे। तो वहां से हमें एक चर का अचर पद के रूप में मान मिलेगा और उस मान को अगर हम समीकरण के किसी भी भाग में रखें, एक के अंदर रखें, दो के अंदर रखें या तीन के अंदर रखें, तो हमें दूसरे चर की वैल्यू मिल जाएगी। देखना, हमने यहां से कहा कि जो x + y है अपने पास, x + y = 14, ये तो है अपने पास समीकरण नंबर 1। और अपने पास है x - y = 4, ये है अपने पास समीकरण नंबर 2। हमने कहा कि अपने लिए ये वाला सरल है तो हमने समीकरण 2 की सहायता ली। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो माइनस का y है बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उधर केवल क्या बचेगा, x, और -y इधर आया तो प्लस का y और प्लस में 4। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। देखना, ये समीकरण 3 है वो हमने 2 से बनाया है, मतलब वापस हमें इसको 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है, 1 में। तो हम समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान हम किस में रख रहे हैं, 1 में। मतलब जहां कहीं पर भी समीकरण 1 में x लिखा हुआ है उसकी जगह हमें लिखना है y + 4। हो जाएगा अपने पास x + y = 14 था, तो x की जगह कितना लिखना है, y + 4। देखना, इस x की जगह हमने क्या लिखा है, y + 4, और प्लस में क्या लिखना है वापस, y। ये y + 4 तो हमने लिखा है x की जगह और ये प्लस का y पीछे वापस लिख दिया, और बराबर में कितना लिखना है, 14। तो y + y ये हो गया 2y और प्लस का 4 = 14। ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y = 14 - 4। ये हो गया 2y और 14 में से 4 गए तो अपने पास कितने बचे, 10। अब 2 इधर गुणा में है y के साथ में, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 10/2। तो y बराबर आ गया अपने पास 5, कि y की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 5 आई है। अब ये अपने एक चर का मान आ गया अचर पद के रूप में। अब इसको चाहे तो आप समीकरण 1 के अंदर रखो, 2 के अंदर रखो या फिर 3 के अंदर रखो। हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान रखा हमने समीकरण 3 में, और समीकरण 3 क्या है, x = y + 4, मतलब y की जगह अब हमें कितना रखना है, 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 4, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9। तो ये आया अपने पास रैखिक समीकरण युग्म का हल, जिसके अंदर में y की वैल्यू मिली है 5 और x की वैल्यू मिली है 9। अब आप वैल्यू को वापस समीकरण 1 और 2 के अंदर रखकर चेक भी कर सकते हैं
कि x प्लस वाई बराबर 14 होना चाहिए, मतलब दोनों को ऐड करो तो कितना आए 14, तो 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14, और x में से y घटाएंगे तो 4 आना चाहिए। x कितना है 9, उसके अंदर से y कितना है 5, मतलब 9 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4, जो कि अपने पास समीकरण नंबर 2 है। मतलब हम वापस यहाँ से इसका जो सिद्धिकरण है वो भी कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू प्राप्त की है क्या वो सही है या गलत है। तो उसके लिए आप वैल्यू को वापस उन समीकरण के अंदर रखकर बता सकते हैं। अगला है अपने पास सवाल कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। हमें इसको हल करना है। यहां से हम लिखते हैं कि s माइनस टी बराबर 3 और लिखा है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको हमने कहा समीकरण 1। अब देखना, ये अपने पास लिखा हुआ s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये अपने पास जो समीकरण है वो भिन्न के रूप में है। हम इसको सरल रूप में बदलते हैं। यहां से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 का भाग अगर 6 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा s के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2s, प्लस का निशान तो प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा वापस t के साथ में करेंगे तो 3t, और बराबर में कितना हो जाएगा 6। अब 6 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा तो हो जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 और 6 का गुणा हुआ तो हो गया 36। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। मतलब आप इसको समीकरण 2 इसको भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसा प्रयास करना है कि जो समीकरण है वो भिन्न के अंदर ना रहे, एक सरल रूप में रहे, ताकि कैलकुलेशन के अंदर हमें आसानी रहे। तो हमने इसको सरल रूप में बदला तो अपने पास ये समीकरण बदल के क्या आ गया 2s प्लस 3t बराबर 36। ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। देखने पर पता चलता है कि जो समीकरण 1 है वो थोड़ा सरल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 की सहायता लेते हैं। समीकरण 1 से अब माइनस का टी है बराबर किधर आएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 3 कि यहां से माइनस का टी था बराबर की इधर भेजा तो प्लस का हो गया, तो हो गया 3 प्लस टी, या फिर आप चाहे तो इसको t प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अब समीकरण 3 हमने कहां से बनाया है 1 से, तो इसका मान अब किस में रखना पड़ेगा 2 में, क्योंकि यहां से तो हमने मान निकाला है। अब जहां से मान निकालते हैं वापस वहां पर रखने की जरूरत नहीं होती, हम दूसरे के अंदर रखते हैं। तो 3 का मान अब हम किस में रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखना है समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान हम किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो देखना s की जगह हमें लिखना है 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2। अब s है पीछे, इस s की जगह कितना लिखना है 3 प्लस टी, हो जाएगा 3 प्लस टी बराबर 3t। अब t की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, t तो केवल ऐसे ही रखना है, तो हो गया 3t, और बराबर में कितना आ जाएगा 36। देखना पूरी इक्वेशन है वो t के रूप में आ रही है। हमने लिखा कि 2s प्लस 3t बराबर 36 होता है, तो s की जगह केवल 3 प्लस टी लिखना है, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो s की जगह लिख दिया 3 प्लस टी। अब 2 का पूरे के साथ में गुणा हो रहा है 3 प्लस टी के साथ में, तो 2 का अंदर गुणा कराते हैं, 2 तिया 6 और 2 गुणा टी, ये हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। अब ये हो गया 6 प्लस 2t और 3t, ये हो गया अपने पास 5t बराबर में 36, और ये प्लस का 6 है बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये अपने हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना आ गया 30, तो t बराबर 30 बटे 5, तो t का मान आ गया अपने पास 6। अब देखना एक चर की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को चाहे तो आप समीकरण 1 के अंदर रखो, 2 के अंदर रखो, या फिर 3 के अंदर रखो। हमने 1 की सहायता से 3 बनाया है, ये थोड़ा सरल है, तो हम क्या करते हैं t का मान है वो समीकरण 3 में रखते हैं। t का मान समीकरण 3 में
रखने पर। और समीकरण 3 अपने पास क्या है कि s बराबर होता है t प्लस टी, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस, और t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो लिख दिया 3 प्लस 6। तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 अपने पास हो जाएगा 9, मतलब s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और t की वैल्यू कितनी आएगी 6। ये अपने पास दोनों चर के मान आ गए हैं, दोनों रैखिक समीकरणों को हमने हल किया है, तो वहां से हमें s और t की वैल्यू मिल गई है। आप चाहे तो इसको वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि s में से t घटाना है, मतलब 9 में से 6 घटाना है, कितना आता है 3 आता है। सही बात है। s के अंदर 3 का भाग देना है, मतलब 9 के अंदर किसका भाग देना है 3 का, फिर प्लस का निशान है, और t के अंदर 2 का भाग देना है। t कितना है 6, उसके अंदर 2 का भाग देना है, ये आएगा 3 और ये भी आएगा 3, मतलब कितना आ रहा है 6, इधर भी कितना आ रहा है 6। मतलब क्रॉस चेक करते हैं तो अपने जो वैल्यू है वो सही साबित हो रही है, तो यहां से अपने जो वैल्यू होगी t बराबर 6 और s बराबर 9, वो दोनों वैल्यू सही है। अगला सवाल है अपने पास कि 3x माइनस वाई बराबर 9 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इन्हें हमें हल करना है और इसके हल निकालने हैं। हम यहां से लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, ये अपने पास समीकरण नंबर 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये अपने पास है समीकरण नंबर 2। हम क्या करें, समीकरण 1 की सहायता से एक चर का मान निकाल दें कि ये जो माइनस का y है इसको बराबर की इधर भेजे तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहां से कहते हैं कि समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, जो माइनस का y है उसको हमने भेजा इधर, तो इधर केवल क्या रहा 3x, इधर रहा केवल 3x, माइनस का y इधर आया तो प्लस का y हो जाएगा, तो हो गया 3 प्लस y। अब चाहे तो आप यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 3 इधर भाग में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, या फिर दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि जो प्लस का 3 है उसको उधर भेज दें तो केवल वैल्यू किसकी बच जाएगी y की। तो हम क्या करते हैं, जो प्लस का 3 है उसको उधर भेजते हैं, तो अपने पास हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, मतलब y का मान कितना आया 3x माइनस 3, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल एक चर का मान निकालना था तो हमने एक चर को इधर भेजा, तो ये अपने पास कितना हो गया प्लस का y, ये प्लस का 3 था वो इधर आया तो माइनस का 3, तो लिखा 3x माइनस का 3, तो y की वैल्यू आई 3x माइनस 3। इस मान को हमने समीकरण 1 से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर ये अपने पास हो जाएगा 9x माइनस 3, और y की जगह कितना लिखना है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 और बराबर में 9, ये अपने पास हो गया 9x। अब -3 और 3x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9x, -3 मतलब माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और 3 गुणा 3 9, और बराबर में कितना आ गया 9। ये माइनस का 9x प्लस का 9x कट गया, 9 बराबर 9। देखना यहाँ से अपने पास जब हमने समीकरण 3 का मान 2 में रखा तो अपने पास कोई भी चर पीछे नहीं बचा है, सारा जो चर का मान था वो कट के कितना हो गया 0। अपने पास केवल अचर पद बचा है 9, LHS में भी 9 है, RHS में भी 9 है। जब हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में जब पढ़ा था, जब प्रतिस्थापन विधि के हमने जब उदाहरण किए थे तो उसके अंदर अपने पास 2 कंडीशन आई थी। एक कंडीशन वो थी जब चर सारे कट रहे थे और LHS और RHS इक्वल आ रहे थे, एक कंडीशन वो थी जब चर का मान पूरा 0 हो रहा था और LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा था। तब हमने 2 बातें कही थी कि जब LHS और RHS में केवल अचर पद हो और दोनों के मान आपस में बराबर हो, मतलब दोनों तरफ संख्या होगी, कोई भी x या y पद नहीं होगा। अगर संख्या दोनों तरफ लिखी हुई है और दोनों संख्याएं बराबर है तब हम कहेंगे कि वहां पर जो रेखाएं बनेगी वो संपाती होगी और वहां पर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। और जब LHS और RHS में केवल संख्याएं हो और वो बराबर न हो तब हम कहेंगे
कि जो रेखा है वो समांतर है तथा उसका कोई भी हल नहीं है। जब केवल x और y के मान निकल जाते हैं कि x का मान भी कोई संख्या आई है, y का मान भी कोई संख्या आई है, तब अब कहते हैं कि उसका एक हल है। अगर यहाँ पर कोई चर बचता, अगर x की वैल्यू यहाँ पर बच जाती, कि ऐसा होता है कि ये 9x है, ये माइनस का 8x है, तो x बचता कि नहीं पीछे? अगर x की वैल्यू बच गई है तब तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर x बचता ही नहीं है, y भी नहीं बचता है, कोई भी चर अंदर नहीं बचता है, केवल संख्या रह जाती है, तब या तो वो संपाती होगा या फिर समांतर होगा। अगर संख्या दोनों तरफ बराबर आ रही है कि इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तब कहेंगे कि वो संपाती रेखा है, उसके अनेक हल है। और जब संख्याएं बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि वो समांतर रेखा है, इसका कोई भी हल नहीं है। मतलब अपने पास LHS और RHS का मान समान आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो रेखिक समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कहोगे कोई चर शेष नहीं है तथा LHS व RHS में उपस्थित संख्यात्मक मान समान है, अतः रेखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अब आप चाहें तो नीचे जो गुणांकों का अनुपात है वो भी लिख सकते हैं कि यहां से अगर हम A1/A2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/9, काटेंगे तो आएगा 1/3। वैसे ही B1/B2 करें तो माइनस का 1/-3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 1/3। ये इधर आएगा तो माइनस में, ये भी इधर आएगा तो माइनस में, तो ऊपर हो जाएगा -3, नीचे हो जाएगा -9। माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 9 कटेगा, तो ये भी कितना आएगा 1/3। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखा है। कि जो दोनों रेखाएं हैं वो संपाती होगी, कि जो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा वो बिंदु इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला है अपने पास चौथा सवाल, जिसके अंदर कहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। केवल दशमलव में दिया है, बाकी कोई भी चिंता की बात नहीं है। देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यही है अपने पास। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं, अब ऐसा नहीं कि जो तुम पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे 100 लिख दो कि पीछे 2 भी है, x भी है। वो x है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो चर पद है। हम जो पॉइंट हटाते हैं और नीचे जो दशमलव हटाने पर नीचे 0 लगाते हैं, वो संख्यात्मक मान पर डिपेंड करता है, उस चर पर वैल्यू चर पर डिपेंड नहीं करता। पीछे चाहे कितने भी चर है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दे कि 2 भी है, x भी है, 2 संख्या है तो बटे में 100 लिख दे, ऐसा नहीं होगा। केवल जो अचर मान है वही देखना है कि पॉइंट के बाद में केवल 2 है, एक ही संख्या है, मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इधर भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10। आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि जो लाइनिंग आप खींचते हैं वो केवल 2 के नीचे ही खींचे, बस इस प्रकार से, ताकि अच्छे से याद रहे। 0.2 पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और पीछे क्या है, x। वैसे ही 0.3 पॉइंट हटाया, नीचे क्या आया, 10, और यहां से भी पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 10। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा अपने पास यहां से, दोनों के बटे में 10 है तो कितना आ जाएगा, 10। 10 का भाग 10 में एक बार, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 2x प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 का गुणा 3 के साथ 3, और पीछे y बराबर 13/10। अब देखना, 10 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, इधर ही आएगा, तो यहां से 10 से 10 कट सकता है। तो हम क्या काम करते हैं,
कि 10 को यहाँ से यहाँ पर ही काट देते हैं। इधर आकर भी ये गुणा में जाएगा और गुणा में और भाग में कट जाएगा, तो हमने 10 से 10 क्या कर दिए, काट दिए। क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1। दूसरा भी सेम ऐसे कैसे कि 0.4 x पॉइंट हटाया नीचे 10 प्लस 0.5 पॉइंट हटाया नीचे 10 और पीछे क्या है y और बराबर में 2.3। पॉइंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ये हो गया 4x, क्योंकि 10 का भाग 10 में एक बार, 1 का गुणा 4 के साथ 4x। 10 का भाग 10 में एक बार, 1 का गुणा 5 के साथ 5 और ये y बराबर 23/10। ये भी 10 से 10 कट गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखना, आप चाहे तो समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। हम यहां से चुनते समीकरण 1 को और वहां से हम एक चर का मान निकाल देते हैं। अब मान निकालते हैं x का, तो हम चुनते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x, तो प्लस का 3y है वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में 2। यह हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 हमने समीकरण 1 से बनाया है, तो 1 में तो वापस वैल्यू रखनी नहीं है। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में, कि जहां पर समीकरण 2 के अंदर x है उसकी जगह में क्या रख देना है, 13 माइनस 3y बटे में 2। तो ये अपने पास हो जाएगा 4। x की जगह कितना लिखना है, 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। अब 2 से 4 को काटा 2 बार, क्योंकि ये गुणा में है ये भाग में है, कट जाएगा। 2 से काटा 2 बार। अब 2 का अंदर गुणा कराते हैं, 2 और 13 का गुणा हुआ तो 26, फिर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, 2 और 3 का गुणा 6 और ये y प्लस का 5y बराबर का 23। अब देखना, यहाँ से प्लस का 26 बचेगा और ये माइनस का 6y और प्लस का 5y। अब दोनों में से बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लिखा जाएगा, तो बड़ी संख्या है माइनस का 6y, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। और हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाते हैं। पहले क्या करना है कि जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख देते हैं, उसके बाद में से बड़े में से छोटा वाला घटा देते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और पीछे क्या लगा देना है y। अब 1 के पीछे y लिखे, यानी 1y या फिर y बराबर ही है, तो हमने लिखा माइनस का y। यानी इन दोनों को जोड़ा, माइनस 6y और प्लस का 5y जोड़ा तो अपने पास कितना आया, माइनस का y। और बराबर में कितना बचेगा 23। ये माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 23 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 26, ये प्लस का 23 इधर आएगा तो हो गया माइनस का 23, और ये माइनस का y उधर जा रहा है तो हो गया प्लस का y। 26 में से 23 गया तो 3 बराबर y, यानी y का मान कितना आया अपने पास, y बराबर आ गया 3। y का मान अपने पास कितना मिला 3। इस y को मान को आप समीकरण 1 के अंदर रखें, 2 के अंदर रखें या फिर 3 के अंदर रखें। हमने 1 की सहायता से 3 बनाया था, तो हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, x बराबर लिखा हुआ है 13 माइनस 3y बटे में 2 हो जाएगा
x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह कितना लिखना है 3 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बटे में 2, 13 में से 9 गया तो 4 बटे में 2, 4 में 2 का भाग दिया तो आ गया 2, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली हमें 2 और y की वैल्यू कितनी मिली है 3। अब वापस चाहे तो वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब वापस यहाँ पॉइंट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13 होना चाहिए, मतलब x का गुणा 2 के साथ करना है, तो 2 दूनी 4 और y का गुणा 3 के साथ, मतलब 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, तो 4 प्लस 9 कितना आता है 13, और वैसे ही 4x प्लस 5y, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा TBC आएगा, मतलब अपने जो x बराबर 2 निकला है और y बराबर 3 निकला है, ये दोनों वैल्यू सही है। आप चाहे तो इनको इसके अंदर रखकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसका सवाल नंबर 5 कि अंडर 2x प्लस अंडर 3y बराबर 0, लिखा हुआ है अंडर 2x प्लस अंडर 3y। देखना ये अंडर है वो केवल संख्या के ऊपर है, पीछे जो चर है उसके ऊपर अंडर नहीं है, बराबर में कितना है 0, इसको हमने माना समीकरण 1। फिर लिखा है अंडर 3x माइनस अंडर 8y बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसा नहीं कि अंडर देकर डर जाए, अंडर है लेकिन उससे ज़्यादा हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 2 है उसको पहले चुन लेते हैं, क्योंकि अगर इसको चुनते हैं तो ये बराबर किधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस के साथ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हो सकता है हमारे लिए थोड़ी कठिन रहे। उसकी जगह अगर हम इस माइनस के 8y को इधर भेजें तो प्लस का हो जाएगा, तो कैलकुलेशन है वो ज़्यादातर किस में रहेगी प्लस में। तो हम यहाँ से समीकरण चुनते हैं 2, समीकरण 2 से तो हो जाएगा अंडर 3x और ये माइनस का अंडर 8y है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का अंडर 8y। अब अंडर 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा x बराबर अंडर 8y बटे में अंडर 3, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 हमने कहाँ से बनाया है 2 से, तो इस समीकरण 3 का मान किस में रखना है 1 में, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर वैल्यू रखनी है। अब समीकरण 1 अपने पास क्या है अंडर 2x प्लस अंडर 3y बराबर 0, तो अपने पास हो जाएगा अंडर 2 और x की जगह कितना लिखना है अंडर 8 बटे अंडर 3y, हो जाएगा अंडर 8 बटे अंडर 3 और ये हो गया y। इतना हो गया अपने पास, x की जगह कितना रख दिया है अंडर 8y बटे में अंडर 3 और प्लस में कितना लिखना है अंडर 3y बराबर 0। ये देखना, अब अंडर 2 का अंदर गुणा कराए। अब अंडर के अंदर जब भी कोई संख्या होती है उसका आपस में गुणा होता है, तो क्या होता है कि दोनों के ऊपर अंडर रहता है और संख्या का अंडर के अंदर क्या हो जाता है गुणा। जैसे लिखा है अंडर 5 गुणा अंडर 4, तो ये दोनों संख्या है, इसका अंडर के अंदर गुणा हो जाता है, तो ये अपने पास बन जाता है अंडर का 20। तो वैसे ही अंडर 2 और अंडर 8 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा अंडर का 16, अंडर का 16 बटे में कितना आ जाएगा अंडर का 3y प्लस ये हो जाएगा अंडर 3y बराबर 0। अब अंडर का 16 बटे अंडर का 3y प्लस अंडर 3y। अब यहाँ पर देखना अंडर 16 कितना होता है 4 बटे में अंडर 3y प्लस अंडर 3y बराबर 0। अब चाहे तो आप यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या आ रहा है y, तो y हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, क्या बचा अपने पास 4 बटे अंडर 3 प्लस का अंडर 3 बराबर हो गया 0। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया,
तो पीछे क्या बचा, 4/√3 और प्लस का √3, इतना ही बचा अपने पास। अब देखना ये y के साथ में पूरा गुणा में है, अगर बराबर की इधर जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा y बराबर 0/4/√3 प्लस √3। अब 0 में किसी का भी भाग दे क्या आता है 0, तो y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अपने ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे का ऐसे भी रखें तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस अंदर वाली कैलकुलेशन को हमें करना नहीं है कि इसको सरल रूप में बदलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसा का ऐसा ही रख सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू क्या आने वाली है 0। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू थी वो इसके अंदर रख दी और √8 और √2 का गुणा किया तो √16 आ गया। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, √16 को केवल 4 लिखा है, फिर यहाँ से y कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बची उसको बराबर के भेज दिया दूसरी तरफ, इधर गुणा में था इधर गया तो भाग में, और 0 में किसी का भी भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर आ गया 0। इस y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है अपने पास, वो लिखा हुआ है x बराबर √8 बटे में √3 और गुणा में क्या है y, तो y की वैल्यू कितनी आई है 0, तो गुणा में कितना लिख दिया 0। अब किसी भी संख्या का 0 के साथ में गुणा होता है तो क्या आता है 0, x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 0। मतलब ये जो दोनों समीकरण हैं, जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं, इसके अंदर x और y का मान अगर हम 0 0 रखते हैं तो ही ये संतुष्ट होने वाला है, इसके अलावा कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर x बराबर 0 रखे तो ये 0 और y बराबर 0 रखे तो ये भी 0, LHS और RHS इक्वल, इधर भी 0 है इधर भी 0 है। इसके अंदर भी यहाँ पर 0 रखे तो ये वाली वैल्यू 0, y बराबर 0 रखे तो ये भी वाली वैल्यू 0, इधर भी 0 इधर भी 0, LHS और RHS कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। मतलब इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। देखने में सवाल हार्ड लगता है कि अंडर रूट वाली संख्या हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो, लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी ज़्यादा नहीं है, केवल यहाँ से x का मान निकाल देना है, जो आता है उसको रखना है। ऐसा नहीं कि ये √8y बटे में √3 है कि हार्ड है, इसको आगे हल नहीं करना है, तो यहाँ से डरना नहीं है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन आने वाला नहीं है, ये केवल 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और √16 कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ से केवल y कॉमन लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसकी कैलकुलेशन करने जाएं, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं यहाँ से कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते, इनको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ से y कॉमन लेना है और बाकी जो भी बचता है उसको भेज देना है भाग में। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब 0 वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करोगे तो ये x बराबर भी पूरा क्या आ जाएगा 0, तो y बराबर भी 0 आया अपने पास और x बराबर भी 0। इसका छठा सवाल लिखा हुआ है 3/2x, 3/2x माइनस 5/3y बराबर माइनस का 2। देखना ये भिन्न के रूप में है, हम क्या करते हैं कि जब भी हम रैखिक समीकरण युग्म में लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको सरल रूप में लिखा जाए। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 3 के साथ 9x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 5 के साथ 10y बराबर माइनस का 2। ये 6 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y, 6 दूनी 12। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण है अपने पास x/3, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर भी 3 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा x के साथ 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा y के साथ 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो कितना आया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 या
2 से एक चर का मान निकाल सकते हैं। हम यहां से समीकरण चुनते हैं 1, इस समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं कि जो माइनस का 10y है उसको भेज देते हैं इधर, तो हो जाएगा 9x बराबर 10y माइनस का था, इधर आया तो प्लस का 10y हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 12। अब इसको चाहे आप 10y माइनस 12 लिखें या माइनस 12 प्लस 10y लिखें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब x के आगे 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10y माइनस 12 बटे में 9। इसको हमने बोला समीकरण 3। x का मान आ गया 10y माइनस 12 बटे 9, ये समीकरण 3 बना। समीकरण 3 है वो हमने समीकरण 1 से बनाया है, तो इसका मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखना है समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 है उसका मान किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो हो जाएगा 2 और x की जगह कितना लिखना है 10y माइनस 12 बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। अब 2 का अंदर गुणा कराएं तो हो जाएगा 2 गुणा 10 20y माइनस 12 दूनी 24 बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इनका एलसीएम आएगा अपने पास 9। 9 का भाग 9 में एक बार, 1 का गुणा 20y के साथ 20y माइनस, ये हो जाएगा 24। ऊपर वाला ऐसा कैसा आ जाएगा प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 का गुणा 3 के साथ 27, 9 तिया 27 और बराबर में कितना आ जाएगा 13। ये 20y माइनस 24 प्लस 27y, तो प्लस का 27 और प्लस का 20, ये अपने पास कितना आ जाएगा 20 और 27 को जोड़ा तो अपने पास आया 43y और माइनस में 24 बराबर, ये 9 इधर अपने पास भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 13 और 9 का गुणा होगा तो हो जाएगा 13 9 117। 13 और 9 का गुणा हुआ तो कितना आया 117, हो गया अपने पास 47y माइनस का 24 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 117 प्लस 24, तो ये अपने पास आया 47y बराबर 141। तो y बराबर कितना आ गया 141 बटे 47, और 141 में 47 का भाग दे, 47 से कम 47, 47 दूनी 94 और 47 तिया 141, कितनी बार भाग जाएगा 3 बार। 141 के अंदर 47 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, कि 40 तिया कितना होता है 120 और 7 तिया 21, 120 और 21 को जोड़ा तो कितना आया 141, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। इस y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम किस में रखते हैं समीकरण 3 में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 गुणा y की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस 12 बटे में 9, तो 10 तिया 30 माइनस 12 बटे में 9, तो 30 में से 12 गया तो आ गया 18 बटे में 9, और 18 में 2 का भाग 9 का भाग दिया तो कितना आ गया 2। यानी इसका जो हल है वो हमें x के रूप में कितना मिला है 2 और y के रूप में हमें कितना मिलेगा 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो x की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, वो इन दोनों रेखिक समीकरणों का क्या कहलाएगा हल। हमने क्या किया है, जो भिन्न के रूप में अपने पास समीकरण था उसको हमने सरल रूप में बदल दिया। सरल रूप में बदलने के बाद में हमने समीकरण 1 की सहायता से ली और वहां से x का मान निकाला और उसका मान हमने रख दिया समीकरण 2 में। देखना
अभी तक हमने जो सवाल किए हैं उसके अंदर कैलकुलेशन लंबी नहीं हुई है, केवल ये वाला सवाल है जिसके अंदर अपने 2-3 स्टेप अधिक हो रहे हैं कि यहाँ से जब हमने वैल्यू रखी तो यहाँ पर अपने वापस एलसीएम लिया, एलसीएम रखने पर अपने पास वैल्यू आई 47y - 24 बराबर 117। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3, और y का मान हमने रखा वापस समीकरण 3 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, वो इस रेखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल। हमें आशा है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल था उसके जो 6 सवाल थे, पहले के अंदर जो 6 सवाल थे आज वो हमने पूरे के पूरे पढ़े हैं, तो ये सारे सवाल हमने प्रतिस्थापन विधि से किए हैं। हमें आशा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आई होगी, इसके सारे के सारे सवाल आपने समझे होंगे। यहाँ पर आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ की आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है तो उसकी सहायता से आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। होप यू एंजॉय द क्लास। तो क्या करना है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके उसको सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नोटिफिकेशन इसके समय पर चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा देनी है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से क्लास से संबंधित जो PDF या वगैरह को जो भी आपको पढ़ने की सामग्री है वो वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और आपका जो अगला वाला सेशन है 2024-25 उसकी आप जमकर तैयारी कर सकते हैं, और उसी तैयारी के बलबूते ही आप जो अपने आगामी सत्र है उसकी जो परीक्षा होगी बोर्ड एग्जाम उसके अंदर अधिक अंक प्राप्त करेंगे। हमें ऐसी आशा है आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।